दोस्तों नमस्कार। कौन कहता है हिंदुस्तान में गरीबी है? 25,000 करोड़ रुपए सेबी के पास बैंक में पड़े हैं। 144 न्यूज़पेपर में 4 बार एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी कोई पैसा लेने अगर नहीं आए तो आप क्या कहेंगे? ये हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सहारा ग्रुप की। अभी थोड़े समय पहले सहारा श्री, जिनको सुब्रत रॉय के नाम से भी जाना जाता है, उनकी डेथ हुई। तो पूरी की पूरी कहानी सहारा ग्रुप की दोबारा से चर्चा में है। जब मैं इस पूरी स्टोरी को समझने की कोशिश कर रहा था कि उतार चढ़ाव जो सहारा में हुए, इसके पीछे कहानी क्या है, तो बहुत ही रोचक तथ्य सामने आए। 1970 में 2000 रुपए से सहारा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद सुब्रत रॉय ने एक एम्पायर खड़ा किया। इस पूरी कहानी को यह समझा जाए कि 1970 में उन्होंने सहारा, जो फाइनेंशियल सर्विसेज एक कंपनी थी, उसमें एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन किया था। वो कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही थी। इन्होंने उस कंपनी को टेक ओवर किया और अपनी मेहनत से पूरा लग के उस पूरी कंपनी को सहारा इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से उन्होंने काफी आगे बढ़ाया। और पूरी स्थिति ये रही कि उन्होंने आसपास छोटे बड़े लोगों से बहुत पैसा इकट्ठा किया। लेकिन जैसा आपको पता है कि कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी होती है वो आरबीआई के दायरे में आती है। जब आरबीआई की तरफ से फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, जो सहारा फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थी, उसका जब ऑडिट हुआ, उसमें लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने फिर सहारा ग्रुप के जो मालिक थे, उस समय सुब्रत रॉय हो गए थे, उनसे जब पूछताछ शुरू करी तो ये काफ़ी परेशान हुए। इन्होंने शायद सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया। तो कुल मिला के जून 2008 में सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को आरबीआई ने बंद करने के आदेश दिए। लेकिन इनको पैसे की ज़रूरत थी, इनको व्यापार करना आता था, इनको पता था कि पैसा कैसे इकट्ठा करना है। तो इन्होंने 2 नई कंपनियां शुरू करी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट्स कॉरपोरेशन। ये 2 कंपनियां शुरू करी और इन्होंने कहा कि मैं अब आरबीआई के दायरे में एज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी ना करके कंपनी के माध्यम से, जो कंपनी लॉ है उसके माध्यम से अब हम नया बिजनेस करेंगे। तो उन्होंने ये 2 कंपनियां शुरू करी। जब इन्होंने ये 2 कंपनियां शुरू करी तो इन्होंने ऑप्शनल फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, एक हाइब्रिड प्रोडक्ट को लॉन्च किया। कारण उसका ये था कि ना तो ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च करके आरबीआई के दायरे में आना चाहते थे, ना ये सेबी के दायरे में आना चाहते थे। मतलब दोनों रेगुलेटर्स को अवॉइड करके बिजनेस कैसे हो, ये पूरा प्लान किया गया। और जब ये पूरा प्लान किया गया तो इस पूरे प्रोसेस में शुरुआत तो 2 कंपनियां थी, लेकिन जब इनको खंगाला गया तो पता लगा कि इनके पास कुल 4,799 कंपनियां थी। 4,799 कंपनी, ये उतनी कंपनियां हैं जितनी भारत की टोटल स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनियों की संख्या के आसपास है। और भारत में जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं, इतनी सारे लिस्टेड कंपनी दुनिया के किसी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं। तो आप समझ लीजिए कि 4,800 के करीब कंपनियां सुब्रत रॉय ने खोली अलग अलग नाम से। इसका क्या कारण था? शायद कि जितना पैसा इकट्ठा हो रहा था वो अलग अलग कंपनियों के खाते में डाला जा रहा था ताकि हम रेगुलेटर की नजरों से बच सके। लेकिन हुआ क्या कि जब इन्होंने ये 2 कंपनियां खोली तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जब इन्होंने पैसा इकट्ठा जनता से करना शुरू किया तो साथ ही साथ इन्होंने अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना शुरू किया। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जब इन्होंने काम करना शुरू किया तो वो इन्होंने जमीनें खरीदी। हिंदुस्तान के करीब 99 शहरों में इन्होंने करीब 8,485 एकड़ के आसपास टोटल जमीन खरीदी।
जब इन्होंने इतनी जमीन खरीदी तो इनको लगा कि इस पूरी जमीन पे अगर मुझे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस डेवलप करने हैं, जो इन्होंने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई कि मैं वहां घर बनाऊंगा, विलास बनाऊंगा और बेचूंगा, तो मेरे को करीब चाहिए 30,000 करोड़ रुपए के आसपास। एमबी वैली भी इन्हीं का प्रोजेक्ट था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब 30,000 करोड़ रुपए चाहिए तो इन्होंने कहा अब मुझे शायद स्टॉक मार्केट जाना होगा। तो इन्होंने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने का प्लान बनाया। मीनवाइल 2 शिकायतें सेबी के पास आई। ये बात है दिसंबर 2009 और जनवरी 2010 की। जब 2 शिकायतें आई कि इन्होंने गैर कानूनी रूप से मार्केट से पैसा उठाया है और बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनियों की मायाजाल इन्होंने बना रखा है, तो सेबी ने फिर तहकीकात शुरू करी। क्योंकि पैसा अगर आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होना होता है दोस्तों, तो वहां पे रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टिव आपको जमा कराना होता है, प्रोस्पेक्टस। उसमें आपको सारी जानकारी देनी होती है। पहली जानकारी तो इनको ये देनी पड़ी कि क्या इन पे कोई लिटिगेशन चल रहा है या नहीं चल रहा। तो पुरानी कंपनी में इनके ऊपर एक इनकम टैक्स का केस था करीब 35 करोड़ के आसपास का, तो उन्होंने ये मेंशन किया कि वो चल रहा है और वो डिस्प्यूटेड है। दूसरा, अनलिस्टेड कंपनियों की भरमार थी उस प्रोस्पेक्टस में, और साथ में ये 2 कंप्लेंट। तो सेबी ने फिर तहकीकात शुरू करी। पहले जो इनके मर्चेंट बैंकर थे उनसे बातचीत करी। जब वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो सेबी ने डायरेक्ट पूछताछ करी, तो पता लगा कि इन्होंने मार्केट से पैसा उठाया है। तो सेबी ने इनको आदेश दिया कि आपने जो बाजार से पैसा उठाया है आप उसको वापस करें। तब झगड़ा शुरू हुआ। तब झगड़ा ये हुआ, इनका ये कहना था कि ये आपका जुरिडिक्शन ही नहीं है क्योंकि मैं लिस्टेड कंपनी नहीं। लेकिन सेबी ने इनके खिलाफ जजमेंट दिया या ऑर्डर पास किया। इन्होंने उस ऑर्डर को जाके सेट में चैलेंज किया, जो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है। क्योंकि इन्होंने उस समय रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टिव अप्लाई कर दिया था, तो इन्होंने उसको अप्रूवल नहीं दी सेबी ने। और साथ ही ये भी कहा कि जो पैसा आपने अभी तक बाजार से उठाया आप उसको वापस करें। इनका ये कहना था कि करीब 3 करोड़ लोगों से हमने करीब पैसा उठाया है 16,000 करोड़ के आसपास। आज वो उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट जुड़ते जुड़ते 25,000 करोड़ हो गए। जब इनसे ये कहा गया कि आप पैसा वापस करें, तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम कर देते हैं, और इन्होंने कहा जी हमने पैसा वापस कर दिया। कोई मानने को तैयार नहीं। इनसे ये पूछा गया कि भाई आपने पैसा वापस किया, क्या प्रूफ है। इन्होंने करीब अपने ऑफिस से इस पूरे प्रोसेस को दिखाने के लिए 31,669, आप ये समझ लीजिए करीब 31,700 कार्टन 127 ट्रकों में भर के सेबी भेज दिए। इसमें क्या था, उन 3 करोड़ लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म जिन्होंने इनके डिबेंचर खरीदे थे। अब जब 127 ट्रक सेबी को भेजे गए, तो बॉम्बे के बॉर्डर पे जब ये ट्रक पहुंचे तो वहां ट्रैफिक जाम हो गया। और जब ये ट्रक का पहला लॉट सेबी के ऑफिस पहुंचा तो उस समय शाम हो चुकी थी। सेबी ने वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं की। लेकिन जब उन डॉक्यूमेंट्स की भी तलाशी ली गई तो पता लगा कि उसमें आधी अधूरी जानकारी है। तो सेबी को ये भरोसा ही नहीं हुआ कि इन्होंने ये पैसा वापस किया होगा। इसीलिए इन्होंने जो टोटल 24,000 करोड़ रुपए तब तक इकट्ठे कर लिए थे और वापस करने का आदेश था, तो सेबी ने ये मुद्दा ऑलरेडी, जैसा मैंने आपको बताया कि सेट इनके खिलाफ ऑर्डर पास कर चुका था। क्योंकि जब ये चैलेंज करने गए सेबी के ऑर्डर को सेट में, तो सेट ने फिर सेबी के फेवर में डिसीजन दिया। उसको ये चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो जजमेंट था वो सेबी के फेवर में दिया और इनको कहा कि आप जो 24,000 करोड़ रुपए अभी तक आपने इकट्ठा किया है ये आप वापस करें। तो जब वो 24,000 करोड़ रुपए इन्होंने कहा कि हम तो वापस कर चुके हैं, तो जब सेबी ने इनसे कहा प्रूफ क्या है, तो ये जो 127 ट्रक
भर के जो कागज दिए गए ये उसके प्रूफ के रूप में। लेकिन मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानते, आप पैसा जमा कराइए। तो इन्होंने कहा कि मैं पैसा जमा करा चुका हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो इन्होंने 5,000 का डीडी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। उसके बाद लगातार इनसे ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर ये बाकी पैसा जमा नहीं कराते हैं तो इनकी सारी प्रॉपर्टी को अटैच करके पैसा वसूल किया जाए। तो इन्होंने धीरे धीरे करके करीब 16,000 करोड़ रुपए ईडी और सेबी के पास जमा करा दी। अब ये पूरी कहानी हकीकत है दोस्तों। और फिर वो पैसा वापस कैसे किया जाए, तो जो मैंने शुरू में आपको बताया कि 144 अखबारों में 4 बार एडवर्टाइजमेंट किया कि आप जिसका भी पैसा है अप्लाई करें और ले जाएं। ईडी के पास 16,000 करोड़ रुपए पड़े थे, मात्र एक क्लेमेंट आया जो 64 करोड़ रुपए के लिए, और सेबी के पास करीब 4,600 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया कि ये हमारा पैसा है, तो उसमें करीब इनका 164 करोड़ के आसपास इन्होंने रिफंड किया। तो दोस्तों इस पूरी कहानी में जब हम देखें कि सहारा श्री ने 2,000 रुपए से ये जो काम शुरू किया था, उनका फिर एक समय नेटवर्थ जो उनकी अपनी पर्सनल एसेट्स थे वो हो गए थे करीब 68,000 करोड़ रुपए, और उनका नेटवर्थ 68,000 करोड़ रुपए, और उनके पास जो एसेट था वो करीब था 1.5 लाख करोड़। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इनसे पैसा वसूल करिए और जनता को वापस करिए। आज स्थिति ये है कि सहारा श्री इस दुनिया में नहीं है। 25,000 करोड़ रुपए सेबी के पास पड़े हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करने के बाद भी कोई लेने नहीं आ रहा है। अब भारत सरकार ने कहा है कि उस पैसे को हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि उस पैसे को डेवलपमेंट स्कीम्स में या वेलफेयर स्कीम में इस्तेमाल किया जाए। हाँ, अगर कोई मीनवाइल कोई क्लेमेंट आता है तो उसका वेरिफिकेशन करके उसको पैसा देने का इंतजाम भारत सरकार कर देगी। तो दोस्तों ये है सहारा श्री की कहानी, और बहुत सारी छोटी बड़ी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट हुए, इन्होंने क्या कहा, सामने से क्या जवाब आया, सेबी ने क्या कहा, बाकी जगह क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए, मैं उस डिटेल में टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जहां जहां पे भी कानूनों के बीच में रेगुलेटरी गैप्स होते हैं वहां पे लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। इसीलिए जब भी हम रेगुलेशन बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रेगुलेशन सिंपल हो। हम जितना उनको टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे उतना गैप रहने की संभावनाएं रहती है। रेगुलेशन सिंपल हो और ये देखा जाए कि और कौन कौन सी एजेंसीज उस क्षेत्र में काम कर रही हैं। एक मिल बैठ के अगर एक कंसोलिडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन बने तो वो बेहतर है, ना कि आरबीआई अलग काम कर रहा है, सेबी अलग काम कर रहा है, कंपनीज अफेयर्स डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में काम, क्योंकि जिन लोगों को सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना है वो गैप ढूंढते रहते हैं। तो दोस्तों ये 25,000 करोड़ रुपए किसके हैं? हम कहते हैं भारत गरीब है लेकिन कोई लेने भी नहीं आ रहा। हम बात कर रहे हैं 25,000 करोड़ की। उम्मीद है आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।